सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इस चैनल से ज़रूर से जुड़े। कल से हम लोग 5 AM सीरीज़ भी स्टार्ट कर देंगे जो प्रीलिम्स रिलेटेड है। और शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक देख लेते हैं आज के जो न्यूज़पेपर के कंटेक्स्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म। इस पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें मतलब प्रश्न बन सकते हैं, तो स्लोली देवी मतलब और भी आर्टिकल्स आएंगे, देन वी विल डिस्कस। 75th एनिवर्सरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पॉइंट्स इस पर डिस्कस करेंगे और ओवरऑल एनालिसिस में। ये पॉलिटी का टॉपिक है। मेजर एटमॉस्फेरिक कैराकोव एक्सपेरिमेंट मेस टेलीस्कोप जिसे बोलते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक है। इसरो सैटेलाइट डेटा एवोल्यूशन फ्रॉम फार्म फायर डिटेक्शन, तो इस स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर जो मेंस क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दैट इज देयर। क्वेश्चन देखो, कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग डॉक्यूमेंट विच कैन बी अमेंडेड एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। एक्सप्लेन आपको करना है। तो आप अपना कोई भी क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ मैसेज ही इसमें अलाउड है। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। आंसर देखो लिखते रहना है, भले आपने मेंस दिया है, आप में से बहुत सारे लोगों ने इस बार मेंस दिया है, बट थोड़ा सा अब समय आ गया है कि अपना प्रिपरेशन में आपको बैलेंस करके प्रोसीड करना है। अदरवाइज़ बहुत सारे इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, ये ध्यान में रखना है। लिखते जाना है, ऐसे वाला चल रहा है तो ऐसे आप लोग लिखते जाओ, अपलोड करते जाओ। और इस वीक से जो आकलन प्लस है उसके क्वेश्चंस आपको मिलने लग जाएंगे और उसका इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो सारा पूरा अपलोड हो जाएगा, अपलोड क्वेश्चंस और सारी चीज़ अपलोड हो जाएंगे। मॉडल आंसर्स पैरेलली आपको अपलोडेड मिलेंगे, क्या कंटेंट कैसा क्या रहेगा, और उसका पूरा इवैल्यूएशन होता जाएगा। आपको पूरे तरीके से अपने आंसर्स अपलोड करते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी देखोगे तो आकलन प्लस जो ये कोर्स है जिसमें 1 ईयर की वैलिडिटी है, जिसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं 200 प्लस आंसर्स का इवैल्यूएशन आप है, प्लस 5 1-to-1 सेशंस हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट और 5 ऐसे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप 50% ऑफ आपका है, इसको ज्वाइन आप कर सकते हो। IAS मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, 5 1-to-1 सेशंस हैं, ये भी आपको याद रखना। आप स्लॉट बुक कर सकते हैं इसमें, मतलब इसी कोर्स का हिस्सा है। आपको सौरभ पांडे UPSC.com पे जाकर ऑल कोर्सेज में आपको कोर्स दिख जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, ऐसे के कोर्स हैं। और बुक सीरीज़ जैसा मैंने आपको कहा दिसंबर तक मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। कंटेंट काफ़ी कुछ प्रिपेयर आपका हो गया है, मैंने दिसंबर तक का समय आपसे लिया था। Secular socialists are inalienable part of the constitution to stay in preamble order honorable supreme court। तो देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो इस टॉपिक में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेकुलर सोशलिस्ट जो एस्पेक्ट है, जो कि आई थिंक 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। तो यहाँ पे क्या जो ये शब्द हैं, क्या ये ऐसे शब्द हैं जिसको हमें संविधान में इंक्लूड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या हम प्रियम्बल को, या है ना, प्रियम्बल मतलब आप मानो कि किसी भी चीज़ का जो इंट्रोडक्शन होता है हमारे संविधान में क्या है, उसका जो स्पिरिट है, या फिर उसमें क्या चीज़ें हैं वो आपके प्रियम्बल में मेंशन्ड है, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन इज दिस। अगर हम प्रियम्बल को चेंज कर सकते हैं तभी हम सेकुलर सोशलिस्ट शब्द जो है ऐड कर सकते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हाँ बिल्कुल, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि प्रियम्बल में चेंजेस किए जा सकते हैं, और सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द अगर जोड़े गए हैं तो दैट इज विद इन द पावर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल अंडर द आर्टिकल 368। तो 368 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का पावर प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में पावर प्रोवाइड करता है कि संविधान को अमेंड किया जा सकता है। और उस अमेंडमेंट के कई सारे प्रोसेस होते हैं, सिंपल वे में किया जा सकता है, कहीं पे आप कह सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, कहीं पे स्पेशल जो मेजोरिटी है दैट इज़ देयर, कहीं पे आप कह सकते हो स्पेशल मेजोरिटी के अलावा जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं उनका रेटिफिकेशन भी ज़रूरी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो डिफरेंट तरीके के वी कैन से जो अमेंडमेंट है दैट इज़ देयर। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म एंड सोशलिज्म इन इंडिया की बात अगर किया जाए तो सेकुलरिज्म क्या है कि यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, ये चीज़ हाईलाइट की है। हर एक जो रिलीजन है उसके प्रति एक इक्वल सम्मान हो, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। सोशलिज्म की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हर प्रकार का जो फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, इकोनॉमिक हो, उसको ख़त्म करना। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो रिसोर्सेस हैं, एसेट्स हैं, दैट शुड बी ओन्ड बाय द सोसाइटी कम्युनिटी रादर देन द प्राइवेट। प्राइवेट अगर ओन करता है तो दैट इज़ अ कैपिटलिस्ट माइंडसेट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंजेस की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जैसे कई सारे, जैसे 2020 के अंदर जो एक तरीके से
पिटीशन दायर की गई थी और उसमें कहा गया था कि सोशलिस्ट और सेकुलर जो शब्द ऐड किए गए थे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उसको चैलेंज आपका किया गया था। अब इसमें यह भी कहा गया कि जो अमेंडमेंट है इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब पुराने तरीके से, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैकडेट से चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी। तो ये कहा गया कि अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ठीक नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसने कहा कि जो प्रियम्बल ये इनएलिनेबल पार्ट है संविधान का, मतलब आप इसको अलग नहीं कर सकते हो संविधान से, और पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 368 की इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपके पास प्रीलिम्स का प्रश्न यहाँ पे बहुत अच्छा फ्रेम हो सकता है कि क्या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल में कुछ क्या पार्लियामेंट जो है क्या प्रियम्बल में परिवर्तन कर सकता है कि नहीं। तो इसका आंसर है कि हाँ, बिल्कुल कर सकता है। अंडर द आर्टिकल 368 के तहत जो भी परिवर्तन है उसको किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो लिविंग डॉक्यूमेंट। संविधान को क्या कहा गया है कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है इसे एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट जो कि इवॉल्व होता है विद द सोसाइटी ओवर टाइम। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि चीज़ें कैसे आप गवर्न करते हो, जैसे सरकार कैसे चलेगी, लोगों की कैसे राइट्स होंगे, मतलब अगर आप संविधान के स्ट्रक्चर को देखो, लोकल बॉडीज़ कैसे होंगी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होगा, सेंट्रल लेवल की चीज़ें कैसे होंगी, तो ये सब कुछ संविधान के अंदर है। अगर समाज में परिवर्तन एक साथ होता रहता है, समाज में परिवर्तन हो सकता है, तो धीरे धीरे हमें संविधान में परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये चीज़ है, मतलब हमारा जो संविधान इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, बिकॉज इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा रिजिडनेस नहीं है। इस वजह से आप देखोगे कि मोर देन 100 अमेंडमेंट्स आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं। तो अगर मान लो कोई कहे कि क्या संविधान बदलना चाहिए, क्या संविधान बदला जा सकता है, आंसर इज यस, बदला जा सकता है। क्या ख़त्म किया जा सकता है, दैट इज आंसर इज नो, वो नहीं किया जा सकता। बदलना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ख़त्म करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो बदलने का मतलब ये हुआ कि अगर पार्लियामेंट के पास पावर अंडर आर्टिकल 368 उसके तहत चेंजेस किए जा सकते हैं। अब उसमें भी अगर कोई भी सपोज करो चेंजेस अगर एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं दैट इम्पैक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द सिटीजन, उस कंटेक्स्ट में ऐसे जो भी परिवर्तन आपके किए जा रहे हैं उसको नल एंड वाइड ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि सोशलिज्म जो भारत के अंदर है इन इंडिया, ये कमिटमेंट शो करता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट का मतलब हुआ कि हम एक ऐसे एक प्रकार से स्टेट के रूप में सरकार जो है काम कर रही है, उसका जो वेलफेयर मेजर्स उसको लेना है, उसे डेप्राइव डाउनट्रोडन जो है या जो ऐसे लोग हैं जिनके राइट्स नहीं हैं, राइट्स अगर डाइल्यूट हो रहे हैं, मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, तो उनको सभी के लिए हमें प्रयास करना है, इक्वालिटी लेकर आना है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकर आना है। एंड कोई ऐसा नहीं कि हमें कोई स्पेसिफिक आर्थिक नीति लेकर आए, ऐसा नहीं, हमें वेलफेयर एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि हमारी जो भी नीति हो दैट फोकस ओनली टूवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, ऐसा नहीं है। वी हैव टू कंसीडर द पीपल पार्टिसिपेशन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है अबाउट द आर्टिकल 368 एंड ऑल्सो अबाउट द सोशलिस्ट एस्पेक्ट, ऑल्सो अबाउट द व्हाट वी कॉल इट एज अ सेकुलर एस्पेक्ट, और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा जो बातें की गई। इस पर देखो डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बोला। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल थ्राइव्स, लेट इट शो इंडिया द वे। तो इस पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए फ्रेम हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। देखो ये सारी चीज़ें, इसके पूरा माइंड मैप्स अच्छे तरीके से जो लोग प्रहार बैच या जो करंट अफेयर बैच चल रहा है उस पर जो आपको कंपाइल्ड कंटेंट आपको अवेलेबल रहता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत सारे दूसरे सोर्सेस के जो वहाँ पे अवेलेबल, जैसे योजना और सब कुछ आपको उसमें डाला जाता है, कंटेंट आता है, तो उसी में प्रहार बैच के अंदर ही आपको इसका माइंड मैप मिलेगा। और बाकी चीज़ें जो नॉर्मल PDF है वो आपको इस सेशन के माध्यम से टेलीग्राम चैनल के अंदर अवेलेबल रहेगा। 75th एनिवर्सरी है भारतीय संविधान का, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक गर्व की बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डेट चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 75th है ना, नवंबर 26 को जब हमने अडॉप्ट किया था संविधान को, 75th एनिवर्सरी आपका हो गया है ऑफ द अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1949 के अंदर जो हमने किया था, अडॉप्ट किया था। अब इसमें यूनियन गवर्नमेंट ने कई सारे चीज़ें प्लान की, जैसे जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट का किया गया। फिर जो BR अम्बेडकर है उन्होंने कहा था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑनरेबल, तो उन्होंने कहा था कि जो प्रिंसिपल जो है ना, जो मेन आप कह सकते हो संविधान का जो ड्राफ्टिंग में जिनका एक महत्वपूर्ण रोल था, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो उन्होंने कहा था कि जो इफेक्टिवनेस है संविधान का, ये डिपेंड करता है बहुत अच्छी लाइन है, कि वो कौन इम्प्लीमेंट उसको कर रहा है, उसके कैरेक्टर पर निर्भर करता है। मतलब डॉक्यूमेंट में आपने बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, संविधान में बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, बट उसका इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्टिवनेस डिपेंड कर रहा है ऑन द कैरेक्टर
जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आप कह सकते हो कि अगर इम्प्लीमेंट करने वाले जो लोग हैं उनका इंटेंशन सही नहीं है, अंडर दैट कंटेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का अफेक्टिवनेस है वो वी कैन से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का अफेक्टिवनेस है दैट कैन ऑल्सो बी डाइल्यूटेड। ये चीज़ हाईलाइट किया। फिर उसके बाद इक्वालिटी, समानता लेकर आना, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड आपस में लेकर आना। तो अंबेडकर हैं, उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि अगर इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी भारतीय सोसाइटी में नहीं है, अगर इसकी कमी है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एम्फसाइजिंग द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो समाज के अंदर अगर इक्वालिटी या ब्रदरहुड नहीं है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम जो हम राजनीतिक इक्वालिटी लेकर आना चाहते हैं, सामाजिक और आर्थिक जो इनइक्वालिटी है वो भी विजिबल रहेगी, और राजनीतिक इक्वालिटी जो हम लाना चाहते हैं उसमें भी वी कैन से कि इश्यूज रहेंगे। तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, दैट हैज़ टू बी देयर इन द सोसाइटी इटसेल्फ। सोसाइटी के अंदर उसको लेकर आना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको राजनीतिक इक्वालिटी की तरफ हम प्रोसीड करेंगे और फर्दर हम आर्थिक और सामाजिक जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म जो है हम कर सकते हैं। फिर सामाजिक जो डेमोक्रेसी है, इसमें कहा गया कि जो सोशल डेमोक्रेसी है दैट इनकम्पासेस फ्रेटर्निटी विच ही डीम्स एसेंशियल फॉर यूनिटी एंड सॉलिडारिटी अमंग द इंडियंस। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हम बहुत सारे लोग बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन रिलीजन, बेस्ड ऑन कास्ट, इस तरीके से अगर हमारे अंदर बहुत अधिक डिवीज़न है और वी कैन से कि अगर ये बहुत अधिक डिवीज़न है तो कभी भी वी कांट ब्रिंग द फ्रेटर्निटी इन द सेंस ब्रदरहुड नहीं ला सकते। ब्रदरहुड अगर नहीं है तो सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक डेमोक्रेसी हम कैसे लेकर आएंगे? जैसे समाज का हर एक तबका पार्टिसिपेट करे इन द प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी, सबके ओपिनियंस जो है उसको लिया जाए और चीज़ों को इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाए। तो किस तरीके से हम यूनिटी और सबके बीच सॉलिडारिटी लेकर आएंगे, एक एकता कैसे हम लेकर आएंगे अगर फ्रेटर्निटी नहीं है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेटर्निटी को काउंटर अगर किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द डिवीजन एंड डिस्क्रिमिनेशन इफ इट्स विजिबल विद इन द सोसाइटी। तो ये चीज़ आपकी हाईलाइट किया गया। कास्ट सिस्टम को कहा गया, और जो रिलीजियस डिवीजन है ये बहुत बड़े बैरियर है फ्रेटर्निटी भाईचारे के लिए, कॉमन सा पॉइंट है। और सेंस ऑफ नेशनहुड की अगर हमारी वी आर आइडेंटिफाइंग आवर सेल्फ विद अ पर्टिकुलर आइडेंटिटी, जैसे हम किसी इथनिक ग्रुप से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम किसी लैंग्वेज से अपने आप को सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू मूव बियॉन्ड अ पर्टिकुलर कास्ट, रीजन, रिलीजन, और तो वो कहाँ से हमारे अंदर जो आप कह सकते हो कि सेंस ऑफ नेशनहुड आएगा। नेशनहुड में क्या है कि जब आप अपने आप को एक देश से जोड़ो, अपने रिलीजन, अपने दूसरी जो चीज़ें हैं उसके बियॉन्ड आप कंट्री आइडेंटिटी को ज़्यादा प्रेफर करोगे, तब सेंस ऑफ नेशनहुड जो है आएगा। लेकिन कास्ट सिस्टम और रिलीजियस डिवीज़न इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा वी कैन से एक चैलेंज बनते हैं। तो यहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के पास लिबर्टी मतलब आप जो थॉट प्रोसेस है आप उस चीज़ को आप सोच सकते हो, आप उसको उसके लिए प्रयासरत हो सकते हो। फिर एक सब इक्वालिटी प्रोसीड करना, समानता लेकर आना, फिर भाईचारा, फ्रेटर्निटी, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अब ये चीज़ आप समझो, जैसे लिबर्टी है, अब आपको कहा जाए तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो भाईचारा कैसे आएगा? इक्वालिटी अगर नहीं है तो भाईचारा कैसे आएगा? तो ये सब तीनों टर्म्स जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों जरूरी है। तो लिबर्टी के लिए इक्वालिटी भी ज़रूरत है, कास्ट सिस्टम और आप कह सकते हो ये एक बैरियर के रूप में काम करता है फ्रेटर्निटी के लिए। और सोशल डेमोक्रेसी की बात करें तो दैट ऑल्सो प्रमोट्स फ्रेटर्निटी। तो ये ध्यान में रखना। ऐसे बहुत सारे जो माइंड मैप्स हैं, सारे कंटेंट के माइंड मैप्स आपके प्रिपेयर मैं कर रहा हूँ, और वो आपको मिलेगा अगर आप प्रहार बैच जो करंट अफेयर 2 इयर्स करंट अफेयर्स कवर हो, मतलब 2 साल का करंट अफेयर्स जो आपका कवर होगा, उसके अंदर ये माइंड मैप्स और ये सब कुछ आपको एक साथ मिलेंगे। और मैं उसमें PDF जो पुराने PDF है, हम वर्किंग उस पर भी मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये कंटेंट बनाने में टाइम लगता है, तो वो मैं काम कर रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ों को और आसानी से रिवाइज कर सके। तो उस पर काम आपका चल रहा है, मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा प्रहार बैच के अंदर, ठीक है। और प्रहार बैच करंट अफेयर बैच है। तो यहाँ पे 75 ईयर्स ऑफ प्रोग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ पे इक्वालिटीज़ और सोशल जस्टिस, जो सामाजिक न्याय है, उस पर फोकस करना जरूरी है। अनटचेबिलिटी का एबोलिशन है, मतलब अब पहले के टाइम पे आप देखो अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें प्रेवलेंट थी, अब नहीं है। इवन संविधान में भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें अनटचेबिलिटी खत्म करने की बात की गई है। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर लाइक अनटचेबिलिटी का अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो कानून उसके खिलाफ बहुत सख्त है। रिजर्वेशन एक तरीके से आप कह सकते हो कि कदम उठाया गया कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो कि पीछे रह गए हैं डेवलपमेंट डायनेमिक्स या डेवलपमेंट के प्रोसेस में, तो उनको आगे कैसे लेकर आया जाए, बट इसमें कैसे रिफॉर्म्स और लाए जा सकते हैं उस पर भी बातचीत चल रही है लगातार। कास्ट सेंसस की डिमांड है, इससे आइडिया क्या लगेगा कि देखो डिफरेंट कास्ट हैं, उनका क्या प्रोग्रेस हुआ
हुआ है। तो अगर प्रोग्रेस हुआ, आपको आइडिया रहेगा, तब कहीं जाके आप जो पॉलिसीज़ चल रही हैं सोशल इंक्लूजन की तरफ कि सबका विकास हो, सब तक जो बेनिफिट हो डेवलपमेंट का वो रीच करे, तो हमें तभी आइडिया लगेगा जब हम प्रॉपर कास्ट सेंसस के फोकस करते हैं, जो कास्ट डिफरेंट किसके कितने नंबर है, किनका क्या प्रोग्रेस हुआ, उस पर हम फोकस करते हैं। फिर फ्रेटर्निटी और नेशनल आइडेंटिटी की बात किया गया, तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया कि आइडियल ऑफ फ्रेटर्निटी, ब्रदरवुड की बात की गई है। तो यहाँ पे ब्रदरवुड और नेशनल आइडेंटिटी हमें कैसे डेवलप कर सकते हैं, इस पर भी हमें काम करना है। और जो हमें इसको अगर अचीव करना है, तो जो ये डिवीज़न है कास्ट रिलीजन रिलीजियस रिलीजन के कंटेक्स्ट में, उसको थोड़ा सा बाईपास करना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। बैरियर एक के रूप में है। कास्ट को एक पॉलिटिकल सोर्सेस के रूप, रिसोर्स के रूप में है। जैसे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो बहुत मैटर करता है। एक कास्ट का पर्सन है, दूसरे कास्ट के पर्सन को अलग करने का प्रयास किया जाता है, दोनों के बीच में डिवीज़न क्रिएट किया जा सकता है, डर पैदा किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। तो उससे भी मतलब दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग फ्रेटर्निटी एस्पेक्ट, ब्रदरवुड एस्पेक्ट को अफेक्ट करता है। या एक रिलीजन का पर्सन है, दूसरे रिलीजन के पर्सन से उनको अलग किया जाता है। तो ये सब चैलेंजेस है जो कि मीट आपका जो कि एक तरीके से मीट मतलब इन चैलेंजेस को हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इक्वालिटी का प्रोग्रेस देखना है, अनटचेबिलिटी खत्म हुई है, उसका रिजर्वेशन एक पॉइंट आपको याद रखना है, कास्ट सेंसस का डिमांड आपको याद रखना है, सोशल यूनिटी, फ्रेटर्निटी चैलेंज, कास्ट पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। साथ में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनका जो विज़न है, उनके पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब कुछ आपके आर्टिकल के अंदर दे रखा है। तो भारत का जो संविधान है, इट हैज़ सर्वाइव डिस्पाइट इनिशियल रिजेक्शन बाय सेम पॉलिटिकल एलिमेंट्स, मतलब है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लाइन यहाँ पे लिखिए, बट आप किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का मेंशन नहीं करना इस तरीके से, क्योंकि जो राइटर है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड है, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम मेंशन कर देते हैं, इस वजह से यहाँ भी मेंशन है। बट आप जब भी आंसर लिखो तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंशन नहीं करना है, जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा शब्द आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे धीरे धीरे आप कह सकते हो काफ़ी सारे अमेंडमेंट भी हुए हैं उसके बाद, है ना। तो यहाँ पे जैसे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी शब्द आप थोड़ा सा याद रखो, ये भी आपको हाईलाइट किया गया, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, है ना। तो मतलब जैसे इलेक्टोरल मीन के माध्यम से हम इलेक्ट होते हैं, फिर जो भले हम इलेक्ट होते हैं, बट कुछ ही जो चुनिंदा लोग हैं वही अपने पॉलिसीज़ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। डिफरेंट सेट ऑफ ओपिनियन जो होने चाहिए या ऑपोजिशन का जो रोल होना चाहिए वो डिमिनिश आपका होता चला जाता है। तो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। ऑटोक्रेसी जैसे ऑटोक्रेसी शब्द का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, कि जैसे एक ही इंडिविजुअल है, वही सारे उसके रूल्स रेगुलेशन लागू हो रहे हैं। इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में सिर्फ यही है कि कोई इंडिविजुअल इलेक्ट होकर आया और फिर वही सेम चीज़ें कर रहा है जो ऑटोक्रेसी में होती है। तो इसलिए उसे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी शब्द जो है वो हाईलाइट किया गया। तो अब यहाँ पे देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आर्गूमेंट्स जो हैं दिए गए। मैंने हमेशा इस चीज़ को कहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी को लेकर कभी आर्गूमेंट इतना मत करना, भले आपका जो कोई भी आइडियोलॉजी हो, बट आप लिख रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को बहुत ध्यान दें और बहुत सीरियसली इस चीज़ को कंसिडर करें। बैलेंस्ड ओपिनियन जो भी आपको रखना है, तो आप शब्द यूज़ कर सकते हैं, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं रादर देन मेंशनिंग एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये साइंस एंड टेक का मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनकोव एक्सपेरिमेंट टेलीस्कोप, ये आपका इनॉग्रेट किया गया था अभी हैनले लद्दाख के अंदर लोकेटेड। ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसमें 21 मीटर वाइड डिश का इस्तेमाल है, लार्जेस्ट एशिया के अंदर, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली अगर देखा जाए अपनी तरीके से, अगर इसमें देखा जाए। और ये बनाया गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। जो गामा रेस की अगर बात करें, ये गामा रेस बेस्ड टेलीस्कोप है। तो जो गामा रेज है, ये इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, जैसे है ना आपने पढ़ा होगा वेब ग्योर, डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ आप डिवाइड कर सकते हैं। तो गामा रेस की बात करें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, हाईएस्ट एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर देखा जाए। और बहुत सारे आसमान में ऐसे फेनोमेनास होते हैं, मतलब यूनिवर्स के अंदर ऐसे फेनोमेनास होते हैं कि गामा रेज आपकी जनरेट होती है, पल्सर्स, सुपरनोवा जो एक्सप्लोजन होता है, ब्लैक होल्स हैं, इनसे गामा रेज रिलीज़ भी आपकी होती है। अब ये भी कहा गया कि ये जो गामा रेज हैं, ये मतलब बहुत ज़्यादा जो रिलीज़ होती हैं, ये लिविंग सेल्स को भी डैमेज कर सकती हैं, म्यूटेशंस भी डीएनए के अंदर लेकर आ सकती हैं, और हेल्थ रिस्क जिसकी वजह से हो सकता है। तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है की अगर बात करें, तो ये गामा रेज को ब्लॉक करता है, सरफेस तक रीच करने के लिए ब्लॉक करता है। और इस वजह से कहा गया कि जो स्पेस ऑब्जर्वेशन और ग्राउंड बेस्ड टेक्निक्स लाइक मेस फॉर देयर स्टडी, क्योंकि देखो एटमॉस्फेयर अलाउ नहीं करता है कि ये गामा रेज पूरे तरीके से
पूरे तरीके से जो है अंदर रीच करे, बिकॉज अगर रीच करेंगे दे कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ ऑल्सो, दूसरे लिविंग सिस्टम भी उससे अफेक्ट होंगे। तो मेस स्टडी का यही है कि किस तरीके से जो स्पेस ऑब्जर्वेटरीज है या ग्राउंड बेस्ड टेक्निक्स जैसे मेस है उसका इस्तेमाल किया जाए और गामा रेस को स्टडी जो है वो किया जाए। तो मेस जो है ऑपरेट करता है इमेजिंग एटमॉस्फेरिक चरणको टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये डिटेक्टिंग फेंट ब्लू लाइट प्रोड्यूस्ड व्हेन गामा रेज इंटरेक्ट विथ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स। अब बहुत ध्यान से समझना कि अब देखो पहली चीज़ हमने कहा कि ये जो गामा रेस आती हैं, गामा रेस कहाँ से आती हैं? ब्लैक होल, पल्सर, सुपरनोवा, मतलब जैसे सुपरनोवा मतलब एक्सप्लोजन जो होता है यूनिवर्स के, जब स्टार का फॉर्मेशन आपने स्टडी किया होगा। पल्सर की बात करो, टाइप ऑफ न्यूट्रॉन स्टार है। दूसरा ब्लैक होल है, तो ये भी जब पूरे तरीके से एंड हो जाता है, पूरे तरीके से एंड हो जाता है स्टार का, तो ब्लैक होल होता है जो जिनकी साइज़ बहुत बड़ी होती है। तो ये जो है इनसे गामा रेज आती है, गामा रेज आए, एटमॉस्फेयर ने उसको रोका। बट जब इनका जैसे गामा रेज एंटर करना चाहती है, एटमॉस्फेयर रोकना चाहता है, तो दोनों का जो इंटरेक्शन है उसकी वजह से ब्लू एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स जो ये इंटरेक्शन होता है उसकी वजह से सर्टेन चेंजेस होते हैं। जैसे ब्लू लाइट है जिसे हम चर्नको रेडिएशन बोलते हैं, पूछा जा सकता है चर्नको रेडिएशन क्या है, ये शब्द आप याद रखो, ठीक है। चर्नको रेडिएशन आपसे पूछा जा सकता है। तो ब्लू लाइट जो है वो जनरेट होती है, तो ये जो ब्लू लाइट जनरेट होती है इसी को मेस जो डिटेक्ट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आखिर किस तरीके से काम होता है। इस पर प्रश्न बन सकते हैं, गामा रेस क्या है, कौन रिलीज करता है मेस के बारे में ही, उसकी वर्किंग मैकेनिज्म 10 नंबर में पूरा पूछा जा सकता है, इसमें कंटेंट सफिशिएंट है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेस टेलीस्कोप जो है डिज़ाइन किया गया है जिसके माध्यम से गामा रेस को स्टडी करना। फिर दूसरा ये है कि जो गामा रेज हैं फ्रॉम ब्लैक होल्स उसको इन्वेस्टिगेट करना। पल्सर, ब्लेजर, गामा रेज, ब्लस्ट की बात करें, इसमें क्या है कि जिससे कि जो भी है स्टडी किया जा सके। डार्क मैटर पार्टिकल्स की बात करें तो की गोल जो है टू आइडेंटिफाई डार्क मैटर पार्टिकल्स की बात किया गया। डार्क मैटर, क्योंकि मैक्सिमम जो चीज़ है यूनिवर्स के अंदर वो डार्क मैटर कंसिडरेशन में होता है, डार्क मैटर पार्टिकल है ना। तो जैसे डार्क मैटर ऐसा है कि नहीं लाइट को रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब, मतलब कोई इंटरेक्शन नहीं है, यूनिवर्स का मैक्सिमम पार्ट आपका डार्क मैटर ही है। तो डार्क मैटर के कॉम्पोजिशन को स्टडी करना। फिर कई सारे जो वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स हैं, ऐसे पार्टिकल जो इंटरेक्ट नहीं करते तो उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल है, उनको ऑब्जर्व करना मुश्किल है। डार्क मैटर का जो ये हिस्सा है वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल, आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली वीकली इंटरेक्टिव जो मैसिव पार्टिकल्स हैं न्यूज़ में थे वो किससे रिलेटेड है, तो ये देखना जरूरी, तो उसको भी स्टडी करना। और कैसे ये गामा रेज जनरेट होती है इसको देखना। तो ये कहा गया कि जो गामा रेज हैं इन पार्टिकल्स के द्वारा ओरिजिनेट हो सकती है फ्रॉम बड़ी बड़ी जो गैलेक्सी का क्लस्टर, बहुत सारी गैलेक्सी एक साथ हैं, छोटी गैलेक्सी से हो सकता है, या सेंटर ऑफ लार्ज गैलेक्सीज है जैसे मिल्की वे है उसके एकदम सेंटर जो ऑफ द लार्ज गैलेक्सी, वहाँ से भी आप कह सकते हो कि ये गामा रेज जनरेट हो सकती है। तो VIPM जो है वीकली इंटरेक्टिंग जो मैसिव पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जो कि डार्क मैटर का हिस्सा हैं, उनसे ये गामा रेज आपकी जनरेट हो सकती है। ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। सो भारत के लिए भी एक मेजर है क्योंकि जो हम गामा रे एस्ट्रोनॉमी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं तो उसमें इंडिया का एक बड़ा आप कह सकते हो महत्वपूर्ण काम है। ये भी आपका मेस एडवांस कैपेबिलिटी जो है एड्रेस कर सकता है क्रिटिकल क्वेश्चन इन हाई एनर्जी एस्ट्रोफिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, मतलब पार्टिकल पे तो पार्टिकल्स जो होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स, एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके होते हैं, उनको स्टडी करना। तो हाई एनर्जी जो एस्ट्रोफिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स की अगर आप बात करोगे तो उनसे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा होगी और हम कंक्लूड जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम है, उसी के माध्यम से जो जो डिस्कस किया है वो आप देख सकते हो। ये सारे डायग्राम्स आपको मिलेंगे आप अगर आप प्रहार बैच का हिस्सा है, ठीक है। तो बाकी सारा कंटेंट आपको वैसे PDF में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और स्टबल बर्निंग एंड सैटेलाइट डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी CAQM के बारे में लास्ट हमने मंडे को जो सेशन हुआ था उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या है कि देखो इसमें ये हाईलाइट किया गया है कि जो फार्म फायर, स्टबल बर्निंग का मतलब क्या होता है, जो खेत होता है, खेत की कटाई होती है और उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें बच जाती हैं, मान लो गेहूं की कटाई किया, छोटे छोटे वो आप हिस्सा जो बच जाता है उसको निकालने के बजाय जला दिया जाता है। जलाने से क्या होता है कि बहुत सारा धुआं है, धुएं से एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है हवाओं के माध्यम से। ऐसी जगह जहाँ ठंडी है तो वहाँ पे ये आपकी सेटल हो जाती हैं ये जो पार्टिकल्स हैं, इस वजह से दिल्ली जैसे एरियाज़ में पॉल्यूशन का लेवल आपका बढ़ सकता है या बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कहा यह गया है कि
ऐसे फायर को डिटेक्ट करना, तभी हम कदम उठा सकते हैं। अब इसके लिए क्या है कि सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सैटेलाइट, हाँ, तो यहाँ पे आप ये हाईलाइट कर सकते हो कि पॉल्यूशन कंट्रोल में सैटेलाइट का क्या रोल हो सकता है, या स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है, तो उसका स्पेसिफिक एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो। ऐसे कई सैटेलाइट्स हैं, इनसैट 3DR, जियो कॉमसैट, 2 AMI, मीटियोसैट, फैंगयून, ये अलग अलग देशों की सैटेलाइट्स हैं, मतलब भारत की सिर्फ नहीं है, तो अलग अलग है जो कि फार्म फायर्स को आइडेंटिफाई कर सकती है। है ना। तो ये ओपिनियन दिया जा सकता है कि जैसे एकदम से जो आपकी सैटेलाइट्स है वो एक्यूरेट डेटा तो नहीं दे सकती हैं, बट हाँ हम वर्क कर सकते हैं। जैसे इनसैट 3DR है ये, लाइक है ना, तो यहाँ पे इसका रिजोल्यूशन है उसका रिजोल्यूशन के माध्यम से हम देख सकते हैं कि हम कौन कौन से फायर, जो भी फार्म फायर्स उसको डिटेक्ट करने का प्रयास करें। इसरो का GSAT-1 है, ये भी बेनिफिशियल है, बट ये लॉन्च नहीं हुआ ड्यू टू रॉकेट माल फंक्शन। रिसोर्स सैटेलाइट है, रिसोर्स सैटेलाइट है, इसरो ऑपरेट करता 3 रिसोर्स सैटेलाइट को, जो कि 2003 से 16 के बीच में लॉन्च की गई हैं। तो इसकी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं। लिस्ट कैमरा जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, तो रिसोर्स सेट 2A के अंदर लिस्ट 3 और लिस्ट 4 कैमराज यूज़ हैं। इनका रिजोल्यूशन है ये डिटेक्ट कर सकते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन का, जो कि है ना, तो टेम्परेचर हाई तो इंफ्रारेड रेडिएशन के बेसिस पे हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ ये फार्म फायर है। फिर यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा जो फार्म फायर्स हैं, तो ज़्यादातर अभी उससे रिलेटेड डेटा हम नासा और कुछ नासा की जो सैटेलाइट लाइक एक्वा या Xiaomi NPP जैसी, उनसे हम लेते हैं। अभी हमें कोशिश करनी है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, तो जो सैटेलाइट्स हैं उन सैटेलाइट से हम खुद से डेटा, अपनी सैटेलाइट से किस तरीके से डेटा ले सकें और उस बेसिस में पॉलिसी मेकिंग और जो भी उसको कंट्रोल मेजर्स हैं वो करें। क्योंकि हमें अगर आइडिया है कि यहाँ से फायर आ रही है, यहाँ इस एरिया में ज़्यादा फायर स्टबल बर्निंग होती है, तभी हम प्रयास जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लेना। आंसर राइटिंग प्रोग्राम हम लोग इस वीक से स्टार्ट कर देंगे। आप लोग का इवेल्युएशन शुरू हो जाएगा, क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और ये चलता रहेगा। तो ये पूरा IAS मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, जिसमें आपका आंसर का इवेल्युएशन भी होगा। इसमें टेस्ट सीरीज 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 5 ऐसे हैं, 5 1-to-1 सेशंस हैं, 50% ऑफ है, एक बार स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हो सकता है कि आप लोग फिर जुड़ने में डिले करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको समझना है कि इसमें जितनी भी कॉपीज़ का इवेल्युएशन होगा वो मेरे द्वारा ही किया जाएगा। और जगह देखोगे तो वहाँ पे क्या हो, कोई स्टूडेंट कॉपी चेक कर रहा है, इस टाइप से रहता है, तो आपको राइट फीडबैक नहीं मिलेगा। और साथ में इसमें 5 1-to-1 सेशन है, जिसमें आप मुझे रीच करके और हम लोग का इंटरेक्शन जो है 1-to-1 इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि इसका एक बेनिफिट आपको रखना है, क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत बहुत मैटर करती है। खासतौर से अगर आप 26 की तैयारी कर रहे हैं, 25 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ईयर की वैलिडिटी के लिए आप जुड़ सकते हैं, आज भी 50% ऑफ है। ये मैं लगातार एक्सटेंड करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। अगर अभी तक आप जुड़े नहीं हैं तो आप ज़रूर से जुड़े, और इस वीक से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। या इसके अलावा भी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा जरूर से बनना है। प्रहार बैच है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, ऐसे का कोर्स है, ऐसे में 50 ऐसे आपके कराए जाएंगे। 7 ऑलरेडी हो चुके हैं, 7 मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, प्लस लेक्चर्स भी इस पर इंक्लूडेड है। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो ये सारे डिफरेंट कोर्सेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या saurabh-pandey-upsc.com पे जाकर ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं। लॉगिन बटन के माध्यम से आप अपनी क्लासेस लैपटॉप से भी कर सकते हैं, और सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल फ़ोन में भी क्लासेस कर सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग डॉक्यूमेंट विच कैन बी अमेंडेड एज पर द नीड ऑफ द सोसाइटी। एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक तरीके से प्रयास करें कि आप लिखते रहें लगातार। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना है। जो चीज़ आपको करना चाहिए वो आपको करना है। अगर आप उस चीज़ को नहीं करते हैं तो फिर लक का रोल बहुत बढ़ जाता है। अब उसमें आपको अगर लक का रोल आपको रिड्यूस करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जिन सोर्सेज से आपको पढ़ना है, जिस तरीके से आपको करना है, उस चीज़ को वैसा ही करो। अगर आप नहीं करोगे तो फिर लक ही लक रहता है। अदरवाइज़ अगर आप सारी चीज़ें सही से करोगे तो उसमें लक का रोल बहुत मिनिमल हो जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो अपने प्रिपरेशन में सही सोर्सेज, सही ट्रेंड को समझते हुए, सही अप्रोच, और साथ में अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग, उसका प्रॉपर इवेल्युएशन हो, ऐसा आपको प्रयास करना है। ठीक है, तो ये प्राइस भी आप देखोगे 50% ऑफ के बाद लगभग 4000 प्लस के आसपास रहेगा। आप इस चीज़ को समझो कि आप कहीं भी देखोगे इसी सेम पैटर्न में भी नहीं है चीज़ें, लेकिन अगर कोई इवेल्युएशन करता है, उनका प्राइस उन्होंने 19-20,000 25,000 के आसपास रखा है। अभी ये चीज़ आपको समझनी है। इसका प्राइस 400 500 900 नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉजिस्टिक्स होते हैं। जब आप अपलोड करते हो तो सर्वर यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो ये है, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो सोच रहे हैं कि ठीक है नहीं करते हैं खुद कर सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड ही करता हूँ, वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलो ये नंबर है, कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पर आप अपने आंसर सेंड कर सकते हैं। कल से मैं 5 AM सीरीज़ भी आपको प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो 5 AM सीरीज़ हम शुरू कर देंगे, प्रीलिम्स का मोड जो है वो शुरू हो जाएगा, बटन दब जाएगा। अब 5 AM सीरीज़ भी आपको मंडे टू फ्राइडे मिलता रहेगा, उसको भी आपको देखते रहना है, और साथ में जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें जो कंटेंट आपको मिलेगा उसको फॉलो करते जाना है, दैट विल हेल्प यू। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सेशन को लाइक ज़रूर से करें।